है, हो गया। Okay, so the another topic of the today's lecture is the neonatal septicemia. ठीक है, neonatal septicemia क्या है? ये एक जो है आप ये समझ लीजिए कि neonatal septicemia is the infection of blood. ओके, इन्फेक्शन ऑफ ब्लड जो है वो neonatal septicemia के लिए बोलता है। तो इसमें हमको क्या क्या देखना है कि ज्यादातर वो जो VLBW बेबीज होते हैं उनका जो है उसमें बहुत चांसेस होता है। टर्म बेबीज के अंदर बहुत कम होता है चांस, लेकिन होता नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज के अंदर जो है अगर ऐसा है तो भी चांसेस ज्यादा होते हैं। सीरियस मोर्टेलिटी 3 to 5% केसेस के अंदर ज्यादा होती है। अगर ये सेप्सिस एनआईसीयू के अंदर बढ़ती है तो ये बहुत सारे चांसेस होते हैं। मेजर कॉजेज ऑफ अगर न्यूनेटल डेथ की देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो है वो कॉज क्या हो रहे होते हैं, मतलब कि अगर डेथ की बात देखी जाए अंडर 5 के अंदर तो सबसे ज्यादा न्यूनेटल कारण है 37%, और ये न्यूनेटल के अंदर सबसे ज्यादा कॉज हो रहा है सेप्सिस। ठीक है, अब आते हैं न्यूनेटल सेप्सिस है तो जनरलाइज्ड इन्फेक्शन है। ठीक है, प्रोलिफरेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, और फर्स्ट मंथ ऑफ द लाइफ। बेसिक डेफिनेशन क्या हो सकती है, उसके अंदर जो है सिस्टेमिक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज आने लगते हैं। क्या क्या हो सकता है, फीवर, टैकियार्डिया, टैकिकार्डिया, WBC एबनॉर्मली बढ़ना, सेप्सिस सिस्टमिक रिस्पॉन्स ऑफ द इन्फेक्शन, सीवियर सेप्सिस और ऑर्गन डिसफंक्शन हो सकता है। फिर सेप्टिक शॉक जैसी स्थिति हो सकती है जब ये इन्फेक्शन बहुत सारे ऑर्गन में फैलेगा और मल्टी ऑर्गन फेलियर करता है। तो फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या क्या पैथोजेंस हो सकते हैं। पैथोजन में स्टेफिलोकोकस, इकोलाई, कंडीशनल पैथोजेंस और ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकस, इन सब चीजों से जा सकता है ना, ये सब है। या फिर जो है बच्चा बहुत दिन तक स्टे करता है अगर उसमें हॉस्पिटल में तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन हमने पढ़ा था, वो भी हो सकता है। ये सब स्टेफिलोकोकस के फोटोग्राफ है तो देख लो, कोई इसमें वो नहीं खास। क्लबजिएला, क्लोस्ट्रिडियम, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो एक्चुअली कॉज कर सकते हैं। तो रूट ऑफ इन्फेक्शन क्या क्या हो सकता है, प्री नेटल इन्फेक्शन। दूसरा, इन्फेक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी और पोस्ट नेटल, माँ ही एकदम बहुत अनहाइजीनिक रह रही है तो भी उसको जो है प्री पेरीनेटल कॉजेस के अंदर उसको हो सकता है। फिर बर्थ के दौरान और बहुत ही गंदी जगह आप करा रहे हो तो फिर वो भी हो सकता है। पोस्ट नेटल इन्फेक्शन भी हो सकता है, आपका हॉस्पिटल ही बहुत ही गंदा हो तो भी हो सकता है। ठीक है, प्री मेच्योरिटी रिस्क हो सकता है। रिस्क फैक्टर में सबसे बड़ा रिस्क है प्री मेच्योरिटी। बर्थ वेट अगर जो है वो कम है तो भी ये परसेंटेज आप देखेंगे नीचे की ओर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। डिलेड फीडिंग हो, या फिर हम टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन या TPN जिसको हमने कहा नीचे, फीडिंग बहुत डिले कर दिया, टोटल TPN ले रहे हैं, टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन दे रहे हैं तो भी हो सकता है। मेजर और माइनर कॉजेज भी देखो इसके अंदर फैक्टर्स हो सकते हैं। रप्चर ऑफ PRON जल्दी हो गया है, बार बार गायनेकोलॉजी जो वाला वो है वो बार बार उसके अंदर फिंगरिंग कर रहा हो, चेक कर रहा हो, स्टाफ है बिना हाइजीनिक वे में कर रहा हो, तो इससे क्या होगा कि रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन जल्दी हो सकता है, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं। इंट्रापार्टम मैटरनल फीवर हो पहले से ही हो, ठीक है, या फिर उस समय ही हो गया हो, फीटल टैकिकार्डिया हो रहा हो, माइनर कॉजेस के अंदर मैटरनल ट्विन जेस्टेशन हो, प्री मैच्योर इन्फेंट हो, ल्यूकोसाइटोसिस हो रहा है, रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन हो रहा हो, टैकियोपनिया हो रहा हो, मैटरनल बीटा स्ट्रेप्टोकोकस का कोलोनाइजेशन बैक्टीरिया का हो गया, लो अब्गार स्कोर हो। हमने अब्गार स्कोर पढ़ा था कि 5 या 6 के बीच में उसको जो है कहीं ना कहीं हमको शिफ्ट करना पड़ सकता है। सबसे बढ़िया मैटरनल जो स्कोर है वो 7 से 8 है। ठीक है, और 10 के अंदर निकालते हैं। फिर वजन देखो, वजन जो है वो कम हो रहा हो, फाउल लोशिया हो रहा हो, ये सारा चीज जो है हमको कहीं ना कहीं जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद कि न्यूनेट से इम्यूनिटी क्या कौन सा कारण से ज्यादा होता है, वो एक्चुअली इम्यूनिटी कम होने का कारण कि इमेच्योरिटी के कारण। इमेच्योरिटी सबसे बड़ा इसमें कारण होता है जो है इन्फेक्शन होने में, क्योंकि उसके सिस्टम अभी मैच्योर नहीं है, तो इमेच्योरिटी ही मेन कारण होता है। फिर उसके बाद नॉन स्पेसिफिक और स्पेसिफिक इम्यूनिटी जो है वो हमारे बॉडी के अंदर रहती है। नॉन स्पेसिफिक एक जनरलाइज्ड इम्यूनिटी सभी के लिए, जैसे स्पेसिफिक इम्यूनिटी बीमार होता जाएगा, इम्यूनिटी उस डिजीज के लिए बढ़ती जाएगी। स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक में यही फर्क है, नॉन स्पेसिफिक जनरल टू ऑल। लेकिन जो पैराशूट वाले कमांडो हैं, फलाने वाले कमांडो हैं, ये सब कमांडो कब डेवलप करेंगे, जब उसका अटैक होगा। ठीक है, एक सेना तो उसने पूरी बना ली, मिलिट्री की एक सेना वही बना रखी है कि ठीक है जो आएगा उससे वही मिलिट्री लड़ेगी पहले। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारे यहाँ कई कई पैराशूट वाले होते हैं, पैरा एसएफ होता है, ये होता है, वो होता है, मार्कोस कमांडो होते हैं, बड़े बड़े नाम है खतरनाक। तो ये कब निकलेंगे, जब उसका आदमी आएगा और वो जनरल इम्यूनिटी से वो जीत नहीं पाएगा। ठीक है, फिर लड़ाई हुई आपस में दोनों की, नहीं जीत पाए, मतलब कभी आया ही नहीं था, वो नया आदमी आया, नया इम्यूनिटी नया स्ट्रेन लेके आया, जैसे कोविड आया था। तो जब आया तो उससे हम नहीं जीत पाए, लेकिन अब हमारे अंदर कोविड के भी एंटीबॉडीज डेवलप कर चुके हैं, क्योंकि हमारी उससे जितनी लड़ाई होनी थी वो हो गई और जिन्हें जाना था वो चले गए। अब जो बचा वो क्या बची है हमारे पास, वो स्पेसिफिक इम्यूनिटी बची है उस पर्टिकुलर चीज के लिए। इम्यून सिस्टम मैंने बताया कि ये इन चीजों से बना होता है भाई, न्यूट्रोफिल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, कॉम्प्लीमेंट, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, और टी सेल जो फैक्टर होते हैं जो याद रखते हैं कि आगे जो है हमको लड़ाई क्या करनी है। पुअर स्किन बैरियर, अगर कहीं चोट लगी है, मतलब क्यों ज्यादा सेप्सिस के कारण हो सकते हैं, तो पहला कारण तो जो बैरियर है ना वो खराब होने की वजह से होता है। दूसरा, अम्लाइकल स्टम्प पे अगर इन्फेक्शन लग गया है तो भी हो सकता है। तीसरा जो है वो पुअर ब्लड ब्रेन बैरियर हो, बच्चे का ब्लड ब्रेन बैरियर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो। फिर क्या क्या हो सकता है, 2 टाइप का जो है इसके अंदर सेप्सिस होती है, अर्ली ऑनसेट और एक लेट ऑनसेट। ये सबसे ज्यादा याद करने वाले टर्म्स है कि सेप्सिस अगर है तो दूसरा अगर कोई चीज अगर सेप्सिस से याद आती है, पहली तो यही याद आती है कि वो ब्लड का इन्फेक्शन है। दूसरा सबसे ज्यादा याद आने चीज होती है वो होती है कि वो अर्ली होगी और लेट होगी। अर्ली होगी यानी कि वो इन्फेक्शन मां से लेके आया, और लेट हो रही तो यानी इन्फेक्शन उसको वहां के लोगों ने दे दिया, या फिर हॉस्पिटल बॉर्न इन्फेक्शन है जिसको हम नोजोकोमियल इन्फेक्शन बोलते हैं। ओके, कम्युनिटी बॉर्न, और जो है वो बिफोर और ड्यूरिंग डिलीवरी है अगर अर्ली आ रहा है। तो अर्ली क्या है, विदिन 7 डेज आ जाएगा, और लेट क्या है 7 डेज से ज्यादा। प्री नेटल और ड्यूरिंग डिलीवरी कोर्स रहेगा
जी बैसिलाई और स्टेफिलोकोकस अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन ये सब होंगे। प्रेजेंटेशन में यहाँ पर आपको न्यूमोनिया ज्यादा मिलेगी और लेट ऑनसेट में बैक्टीरिया और मेनिंजाइटिस मिलेगा। देखो हमने तीन चीजें पढ़ी थी सेप्टिसीमिया के अंदर। प्रेजेंटेशन इटसेल्फ दो टाइप से होती है, इसका नाम सेप्टिसीमिया है लेकिन ये दो तरफ से प्रेजेंटेशन करेगा, या तो ये न्यूमोनिया कॉज करेगा और या तो अगर ज्यादा वो होगा तो ये खतरनाक होगा तो ये मेनिंजाइटिस जाके कॉज करेगा। तो नाम जरूर इसका सेप्टिसीमिया है, पर ये प्रेजेंट दो हिस्सों से करता है, या तो इसका एक हाथ बोलेगा या उसका दूसरा हाथ बोलेगा। तो एक हाथ बोलेगा न्यूमोनिया यानी कि अर्ली है, लेट हाथ लेट हुआ है तो फिर वो दूसरा हाथ निकालेगा, उसका नाम मेनिंजाइटिस। क्या क्या चीजें हो सकती हैं न्यूरोनल सेप्सिस में? टैकियार्निया, हार्ट रेट चेंज हो सकता है, फीडिंग डिफिकल्टी होती है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, टेम्परेचर इंस्टेबिलिटी हो सकती है, जॉन्डिस होता है, इरिटेबिलिटी। कॉन्फ्लाइटिस आप देख सकते हो, ये सब जो है इंफेक्शन हो गया है वहां पर, ठीक है। ब्लीडिंग टेंडेंसी और पुअर परफ्यूजन हो सकता है। पुअर परफ्यूजन होगा वो कैसे आप जानोगे? सीआरटी याद है, कैपिलरी रिफिल टाइम कितने देर में? 3 सेकंड के अंदर उसका अगर रिफिल टाइम परफ्यूजन चेक करना है अच्छा तो सीआरटी आपको चेक करनी पड़ेगी। जो उसका रिफिल टाइम अगर 3 सेकंड से ज्यादा होता है तो फिर वो आपको कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। इनलार्जमेंट ऑफ लिवर स्क्रीन हो सकता है जब इन्फेक्शन हो जाएगा यानी सेप्टिसीमिया के दौरान। इसके अलावा टॉक्सिकल पैरालिटिक इलियस भी हो सकता है, नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस भी हो सकता है, ठीक है। एनईसी में देखेंगे आप अपने आप डिस्ट्रक्शन ऑफ वो होने लगता है, जो ये आपका आते हैं ना तो अंदर ही फिर ये खराब होने लगती है, ठीक है। तो इन्फेक्शन तो कहीं से भी, डिस्निया हो सकता है, डिस्निया तो निमोनिया से सीधा सीधा रिलेट करता है। तो ये क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में नॉन स्पेसिफिक। अच्छा सबसे मेन बात है कि अर्ली साइंस नहीं मिलते हैं, अर्ली साइन बड़े ही नॉन स्पेसिफिक है, भूख न लगना किसी को भी हो सकता है। कोई बच्चा भूख नहीं लग रहा है तो आप सेप्टिसीमिया ही हो ऐसा तो नहीं है, ठीक है। लेकिन ये कारण क्या है कि इस सारे के सारे इन्फेक्शन जो मिलते हैं वो नॉन स्पेसिफिक। यू कैन नॉट से दैट दिस बेबी सफरिंग फ्रॉम स्पेशली फ्रॉम व्हाट की निमोनिया, इसको जो है सेप्टिसीमिया हुआ ही होगा, क्योंकि सिम्टम्स जो अर्ली सिम्टम्स होते हैं बहुत ही ज्यादा नॉन स्पेसिफिक है। एक्यूट एक्सरवेशन ऑफ क्रॉनिक लंग डिजीज, एनवायरमेंटल टेम्परेचर और ये सब होना, क्लिनिकल कोर्स अलार्मिंग फल्मिनेंसी और डिसेमिनेटेड इंट्रावेनस डिसेमिनेटेड इंट्रावेनस ऑब्जुलोपैथी बोलते हैं इसको, डीआईसी को, है ना। इंट्रावीनस यानी वेनस सिस्टम के अंदर ही कोगुलेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। दैट इज दैट, और ये अंत में जाके सेप्टिक शॉक और डीआईसी की वजह से इसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये इसलिए बहुत ही खतरनाक हो जाता है सेप्टिसीमिया, ठीक है। और ये क्लिनिकल मैनिफेस्ट सिम्टम्स आर ब्रॉड, मतलब ब्रॉड है, कह नहीं सकते कि ये कौन सा सिम्टम मिला और वो सिम्टम नियोनेट की सेप्टिसीमिया से रिलेट करता है। ये जनरलाइज सिम्टम बहुत सारी जगहों पे मिलता है। फिर नॉन स्पेसिफिक, फिर नहीं कह सकते कि भैया स्पेसिफिक इसी के लिए है। दूसरा एक्यूट डिटोरिएशन, आप सबसे बड़ी दिक्कत है, एक तो दोनों ही नॉन स्पेसिफिक है, ब्रॉड है, लेकिन डिटोरिएशन बहुत तेज हो जाता है बच्चे का, इसलिए डायग्नोसिस जल्दी से जल्दी हमको इसकी निकालनी पड़ती है। लेबोरेटरी स्टडीज हमको देखना पड़ता है, हमको एविडेंसेस ऑफ इन्फ्लेमेशन देखना है, एविडेंसेस ऑफ इन्फेक्शन देखना है, मल्टी ऑर्गन डिजीज कोई नहीं हुई ऐसा देखना है, ठीक है। ये सब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने समय पर उसका ब्लड सैंपल लेके देखा और देखा डब्ल्यूबीसी आपको 5 × 10⁹ से ज्यादा है या फिर 20 से ऊपर है, 5 से कम 20 से ऊपर, तो फिर आप सस्पेक्ट कर सकते हो कि आप तो लड़ाई में बंदे हार गए। कौन? अपनी मिलिट्री वाले, वो हार गए तो ये कम हो गया। और अगर जीत रहे यानी कि लड़ाई तगड़ी चल रही है अभी, तो सीधा बात है नॉर्मल से या तो बहुत ऊपर होगा या बहुत नीचे हो जाएगा। दूसरा है ये सब रेशियो है, देखो जितने थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रहा है, ठीक है, ये सारी अगर चीजें कम होती जाएंगी तो हमारा डिस्ट्रक्शन होता जाएगा, वहां पर डिस्ट्रक्ट बहुत ज्यादा होगा। ये सारे ग्राफ्स हैं जिनको हमको देखने पड़ते हैं, ठीक है। टोटल न्यूट्रोफिल काउंट, इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स, ये हम अगर ज्यादा टूट फूट होगी तो इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स बढ़ जाएंगे, जैसे हमने उधर देखा ये बहुत ज्यादा हिमोलिसिस हो रही थी तो वहां पर क्या होता है, रेटिकुलोसाइट्स बढ़ रहे थे, तो यहाँ पर भी उसी तरह होगा, इमेच्योर रेटिकुलोसाइट्स देखो टाइम को बढ़ जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वहां पे टूट फूट ज्यादा होने लगी। टूट फूट को कंपनसेट करने के लिए बॉडी ने क्या किया, नए लोगों को भेज दिया, ठीक है। होता है ना कि जब बहुत दो कंट्रीज में लड़ाई होती है तो पहले मिलिट्री आती है, मिलिट्री आने लगती है तो गांव वालों को पकड़ के चल देते, तुम भी लड़ो, ये लो बंदूक तो चलो, तो वैसे ही हाल हो जाता है कि भैया आपको नए वाले भी भले उनको कुछ आता जाता ना हो, बस घुसा दिए जाते हैं कि अब तुम भी जाके लड़ो, ऐसे ही होता है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये सारी सीआरपी जो है, सीआरपी जरूर देखना चाहिए। सी रिएक्टिव प्रोटीन क्या होता है? ये एक तरह का प्रोटीन होता है जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन के अंदर ज्यादा होता है, 3 एक इसकी नॉर्मल वैल्यू अगर इससे ऊपर होता है तो फिर वो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ा हुआ है। इस तरह से ईएसआर भी होता है, इलेक्ट्रोसिटिक सेडिमेंटेशन रेट। अगर ईएसआर की इलेक्ट्रोसिटिक सेडिमेंटेशन रेट क्या है, जब उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है तो जितना तेजी से, देखो जितना जिंदा वो रहेंगे वो थोड़ी देर उसमें घूमेंगे, लेकिन जो लोग पहले ही मर गए होंगे वो फटाफट फटाफट नीचे वहां पर आने लगेंगे। तो जितना ज्यादा वहां पर ईएसआर की वैल्यू बढ़ी रहेगी उतना ज्यादा ये समझिए इन्फेक्शन ज्यादा है। सीधा बात यह है, क्योंकि वहां पर मरने वालों की संख्या बढ़ गई, ठीक है। वो बढ़ गई तो फटाफट वो नीचे सेडिमेंट करने लगेंगे। उसका मतलब ये इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट कितना है? अगर वो सेडिमेंटेशन रेट 15 से ऊपर हो गया, 40-45 तक बढ़ रहा है, दैट मींस इन्फेक्शन या किसी भी चीज के टूटने की प्रोसेस ज्यादा बढ़ गई। सिंपल सी बात, ठीक है। लैब एग्जामिनेशन के अंदर ब्लड कल्चर करना है। अब यहाँ पे देखो, जहां पे ब्लड का इन्फेक्शन है वहां पर एक ही रास्ता बचता है कि आप इसका ब्लड कल्चर करवाइए। कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट होता है। कल्चर एंड सीएस के अंदर क्या करते हैं, ब्लड कल्चर किया और फिर ये देखा कि उस सीएस की वजह से हमको कौन सा बैक्टीरिया मिला, इसको बोलेंगे हम कल्चर। और कल्चर करने के बाद हम ये देखेंगे कि भाई कौन सा दवा इसके ऊपर ज्यादा अच्छे से काम कर रही है और कौन सी नहीं काम कर रही है, ये भी बताता है। उसको बोलते हैं सेंसिटिविटी। तो ये सारी चीजें हमको देखनी पड़ेंगी। उसमें तो करने को बहुत सारे बैक्टीरिया कर रहे थे ना, तो हमें ये देखना पड़ेगा कौन वाला बैक्टीरिया है। भाई चलो हमारे यहाँ गिर रहे हैं, मर रहे हैं लोग, कोई बात नहीं, लेकिन अटैक किसने किया है? तो अटैक किसने किया ये हमको ढूंढना पड़ेगा कि कौन से भैया देश ने हमारे ऊपर अटैक किया, पता ही नहीं लग रहा है। तो अगर अटैक किया तो फिर कौन से वाला मिसाइल इसके ऊपर काम करेगी, ये भी हमको चेक करना है। तो वो सारी जो चेक करने की कुछ चीजें है उसको हम कहते हैं कल्चर एंड सेंसिटिविटी।
समरी है, और समरी तो खैर समझ रहे हो अब क्या करना है। समरी में बेस्ट अप्रोच का डायग्नोसिस ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमको करना चाहिए। सबसे बढ़िया मार्कर्स होते हैं सीआरपी, इसके ऊपर और इन्फ्लेमेटरी मार्कर है जैसे कि टीएनएफ अल्फा, IL-6, CD64। तो भैया जितने बड़े अस्पताल में आप रहोगे उतने बड़े बड़े मार्कर होंगे। ठीक है, अपोलो जैसे अस्पताल में अगर फंस गया कोई तो उससे ये भी करा लेते हैं, नहीं छोटे अस्पताल में है तो ये सारे से काम चला लेते हैं। जो आपका टोटल ल्यूकोसाइट काउंट है TLC, उससे काम चलाते हैं। उससे क्या बोला भाई, TLC 20 से ऊपर या 5 से कम हो तो आप समझो कोई दिक्कत है। TLC के साथ ESR, तुम्हारा छोटा अस्पताल है, ESR बोल दो, इतना तो समझ में आ जाएगा। पेशेंट में थोड़ा पैसा है, ज्यादा नहीं, थोड़ा पैसा, उससे बोले भाई तू जा एक सीआरपी करा के लिया तो तुम और मिल गया। अब तुम जो है फंस गए कहाँ पे, अच्छे जगहों पे फंस गए तो तुम जाओ भैया एक काम करो, सीआरपी तो करा ही लियो, पैसा तुम्हारे पास ठीक है तो IL-6 कराओ, ये कराओ, ये कराओ। जितना आप ऊपर बढ़ते जाओगे उतना महंगा होता जाएगा। तो एक बात हमेशा ये समझिए, डायग्नोसिस तो जरूर है पर ट्रीटमेंट नहीं। तो आप जुडिशियसली जो है आपको टेस्ट लिखने हैं। ऐसा नहीं है आपको बिलीव करने के बाद ही समझ में आ जाएगा कि इसका जॉन्डिस बढ़ा हुआ है ना, और आपको दिख के भी समझ में आएगा भैया तो पीला पड़ रहा है यानी तुझे जॉन्डिस है। ऐसा नहीं तुम पेंट मार के आ गए हो। तो अगर इतनी चीजें होगी तो फिर तुमको अगला जो टेस्ट लिखना है, जैसे कि लीवर का टेस्ट है, ये टेस्ट है, एज पर यूज लिखोगे ना कि आज ही तुम सारा टेस्ट भर भर के देखो, सुनो आप गए हो 5 ml ब्लड निकलवा ही लिया है तुमने, तो ऐसा करना तुम ये वाला भी करा लेना, किडनी भी करा लेना, वो भी करा लेना, वो भी करा लेना, तो हम देख लेंगे कहाँ कहाँ गड़बड़ी आएगी, हम सब बता देंगे। तो बड़े अस्पतालों में सब ऐसे ही होता है, यही चल रहा है आजकल कि तुमने 5 ml ब्लड निकलवा ही लिया तो ऐसा करो तुम सब करा। तो ये सारा मसला है, लेकिन आप लोग अच्छे डॉक्टर बनो और ये सारी चीजें समझो और ठीक से करो। ठीक है, तो आप नॉर्मल ब्लड रूटीन, सीआरपी, पॉजिटिव कल्चर, ये सब आपको करना है, डायग्नोसिस कराना है, ट्रीटमेंट कराना है, एग्रेसिव ट्रीटमेंट आपको देना है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम आपको एंटीबायोटिक चलानी पड़ेगी, एंटीबायोटिक थेरेपी, इसमें कॉम्प्लिकेशन, सपोर्टिंग थेरेपी, इन्फेक्शन का फोकस, अगर कोई फोड़ा है, कोई इन्फेक्शन वहां हो रखा है तो उसको जल्दी हमको हटाना पड़ेगा, ये तो वहां से फोकस से मिलता रहेगा लगातार। एंटीबायोटिक थेरेपी आपको देखनी पड़ेगी, कौन कौन सी थेरेपी हम दे सकते हैं, तो बहुत सारी, ये तो कल्चर एंड सेंसिटिविटी में निकल के आएगा ये सब, कि उस एज में क्या क्या आपको डोज देना है, ये सब देखिए लिखा हुआ है ना, तो उसी के अंदर आ जाएगा। सपोर्टिव केयर में आपको वार्म एनवायरनमेंट, ऑक्सीजन सप्लाई और ये सब देते रहना, न्यूट्रिशन उसको मेंटेन रखो, और मैनेजमेंट अगर कॉम्प्लिकेशन हो गया तो शॉक का मैनेजमेंट करो, DIC हो रहा है तो उसका करो, सेरेब्रल एडिमा, पल्मोनरी हेमरेज, ये सारी चीजें करो। इम्यूनोथेरेपी मैंने बताई, IVIG जो है आपको देना है, जो हमने उधर भी पढ़ा, इम्यूनोग्लोबुलिन देना पड़ सकता है। ठीक है, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन यानी कि आपको ब्लड को चेंज करना पड़ेगा, जो आपने ब्लड में देखा, और फिर ये सब जो है अलग अलग ब्लड प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, जो भी कम पड़ता जाएगा उसको आपको डालते जाना। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको सेप्सिस समझ में आ गई होगी, न्यूनेटल सेप्सिस को अब हम कैसे समझेंगे और क्या क्या न्यूनेटल सेप्सिस में होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।